लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ आलोक वस्त राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं वक्त गवाए बिना। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम और चर्चा में। सबसे पहले तो सवाल यही जो हमने यहाँ पर लिखा भी है, किस राह पर हैं अजीत पवार, क्या कहेंगे आप? सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। देखिए, जिस तरीके से अजीत पवार शरद पवार जी के चित्र का और उपयोग कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर कोई डर व्याप्त हो गया है। और मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक जमीन थोड़ा हिलने लगा है। इस कारण से वो इन चीजों का उपयोग कर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अब तो ये वहां की जनता पर यह फैसला है कि किस तरफ किस ओर वो ले जाती है इन सारी चीजों को। लेकिन ये निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि इस तरीके का जो कारनामे अजीत पवार कर रहे हैं, उससे जरूर उनको उनके अंदर अस्थिरता आ गई है और उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन दरकती हुई दिखाई दे रही है। जी ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बृजमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है। ये जो यहाँ पर बदलाव अजीत पवार की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने कई बार मंचों से भी देखा कि उन्होंने कई ऐसे बयान हैं जो बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से दिए गए, एक नाथ शिंदे की तरफ से, तो उसको कहीं ना कहीं वो समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। योगी का जो बयान रहा यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे तो कटेंगे, उसके बिल्कुल विपरीत नजर आए, विरुद्ध नजर आए। सीधे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति नहीं चलती, ये नारा नहीं चलता। किस राह पर हैं? जी बृजमोहन जी, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? चलिए, तो फिलहाल उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनके आवाज को यहाँ पर ठीक किया जाए। लेकिन तब तक वापस से आलोक जी हम आपके पास आएंगे। आप कह रहे हैं उनमें डर व्याप्त हो गया है, कहीं ना कहीं एक स्थिरता जो है वो उनके अंदर में नहीं है, और इसी वजह से वो इस तरह का कदम उठाते हुए दिख रहे हैं, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई अब आप जब अलग हो चुके हैं तो आप नाम, चित्र और इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देख सकते हैं, या फिर ये देखें कि महायुति से उनका मोह भंग हो गया है? देखिए, जिस तरीके के बयान वो विगत दिनों में दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि महायुति में वो रहना चाहते हैं या वो कोई दूसरा कदम उठाने के लिए तत्पर हैं। जिस मीटिंग की उन्होंने बात की कल या परसों, जिसमें उन्होंने अडानी को कहा कि वो भी मौजूद थे, ये सब बात महायुति के फेवर में जाने लायक कोई इसमें नहीं दिखाई दे रही। आप ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिसका कम से कम अभी के राजनीतिक माहौल में इसका संदेश गलत जाएगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यह निर्देश दिया कि जिनसे आप अलग उनकी तस्वीर को आप इस्तेमाल करके क्या संदेश देना चाहते जी, अगर वो उनके साथ रहते और इन चीजों का इस्तेमाल करते तो लगता था सार्थकता बनी रहती। लेकिन जिस आदमी से आप अलग हुए, जिस दल से अलग हुए, जिसका सिंबल आपने छीन लिया, और फिर उसी के अध्यक्ष का आप फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? क्या उनके प्रति आपकी राजनीतिक प्रेम जग गई है, या उनके नेतृत्व में आप वापस से क्या प्रेम झलक रहा है यहाँ पर शरद पवार को लेकर के? अजीत पवार की तरफ से ऐसी कई बातें सामने आई है जिससे कहीं ना कहीं और जो इशारा है वो हो रहा है। चलिए, बृजमोहन जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। सर, आप तक आवाज आ रही है? जी बृजमोहन जी, जिस तरह से अजीत पवार अपनी राहें थोड़ी थोड़ी बदलते हुए दिख रहे हैं, भले ही वो ये कह रहे हैं कि ठीक है चुनाव के बाद भी हम जो है महायुति के साथ रहेंगे, लेकिन
कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं। आज देखिए एससी की तरफ से भी जो बात सामने आ गई, उनको फटकार लगाते हुए ये कह दिया गया कि आप अपनी छवि को खुद बनाइए, अपनी इमेज खुद बनाइए, चुनाव सामने है, समय बर्बाद ना करें। आप शरद पवार की तस्वीर, उनके चित्र, इन सबको किसी चीज को जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं एक अलग राह भी चुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई एक अस्थिरता है उनके अंदर में, एक डर हो गया है कि मैं अपने परिवार से यानी कि शरद पवार से अगर अलग हो गया हूं तो संभवतः अब जो है राजनीति में मेरा करियर उतना नहीं बन पाएगा और इसीलिए वापसी की एक तैयारी हो रही है? कैसे देखें इसे? देखिए करण जी, मैं इस बात को स्पष्ट करूं, आदरणीय अजीत दादा पवार ने जो ये संदर्भ की जानकारी जो दी, उस बैठक के बारे में जो बताया, वो एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया कि उस समय के क्या हालात थे और क्या कारण था कि आपने खाली एक शपथ ली और उसके 48 घंटे बाद आपने उसको विड्रॉ कर लिया, तो उसका उन्होंने जिक्र जब किया तो जो इंटरव्यू करता थे उन्होंने पूछा कि वहां पे आप जो मीटिंग हो रही थी, आप बताइए उस मीटिंग में किस प्रकार से बातें होती थी, कौन कौन लोग रहते थे, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है उसको। उसके पीछे कहीं भी उनका मंतव्य या उनकी मंशा ये नहीं है कि वो उस बात को छुपाना चाहते थे, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब, जैसे भी आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा, अगर मुझे उसकी जानकारी है तो मुझे जवाब देना चाहिए, ये जरूरी होता है। तो उसकी उन्होंने जानकारी दी है। जहां तक बात हम लोगों के गठबंधन की है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए के इस गठबंधन में महायुति की सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है। महाराष्ट्र में गठबंधन में 3 प्रमुख नेता हैं, आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, और ये तीनों लोग मिलकर पूरी शक्ति के साथ 288 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोगों के सामने जो मूल जो उद्देश्य है अभी वो यही है कि किसी हमारे जो उम्मीदवार हमने खड़े किए हैं उनको हम पूरी तौर से सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत के आए। नहीं, लेकिन ब्रजमोहन जी बिल्कुल उम्मीदवार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार की जाती ताकि चुनाव प्रचार हो, उनके पक्ष में जो है वोट मांगे जाए। लेकिन यहाँ पर बारामती से अजीत पवार उतर रहे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे चुनाव क्षेत्र में ना ही आए तो अच्छा है। कांग्रेस ने इस पे तो कटाक्ष भी कर दिया कि देखिए चुनाव से पहले जो है इनके अंदर में अब कहीं ना कहीं एक खटास जो है वो देखी जा रही है। नहीं, इसको करण जी खटास के रूप में मत देखिए जी। क्या होता है जब एक प्रत्याशी खुद अपने आप में मजबूत होता है, जो कि आदरणीय अजीत दादा पवार बारामती में है। हमारे 288 में ऐसे कई उम्मीदवार हैं जहां पे हमें आदरणीय प्रधानमंत्री की जरूरत है, जहां हमें आदरणीय गृह मंत्री जी की जरूरत है। तो उनका जो कहना है वो उस संदर्भ में है कि यहाँ आकर अपना समय देने से बेहतर है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन क्षेत्रों में जाएं जहां के प्रत्याशी लगातार उनकी मांग कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि उनके आने से हमारी स्थिति मजबूत होगी। तो ये एक चुनाव की रणनीति होती है। पर क्या होता है कि कई बार ऐसे मौके पे जो बात की जाती है, उन बातों का जिस ढंग से इंटरप्रिटेशन होता है, तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। आदरणीय अजीत दादा पवार की इच्छा कदापि ऐसी नहीं है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनदेखी की जाए या उनकी राजनीतिक शक्ति का कम आंका जाए। आज जरूरत हमारे उन प्रत्याशियों को जिताने की है जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं। ठीक है, यानी अजीत पवार को जरूरत नहीं है। कहा है यानी अजीत पवार को जरूरत नहीं है, वो अपने आप में काफी उस क्षेत्र में अपने आप में काफी। आदरणीय अजीत दादा पवार का चूंकि वहां पे जनसंपर्क बहुत व्यापक है, वो 8वीं बार वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तब आप बताइए कि कहां ज्यादा जरूरत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, जहां हमारे इस बार तो बारामती में परिवार की लड़ाई परिवार से ही नजर आ रही है ना सर। वहां पर तो शरद पवार का भी बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी जो है पकड़ है, और वैसे ही महाराष्ट्र के वो चाणक्य माने जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहां पे आदरणीय अजीत दादा पवार की भी पकड़ उतनी ही मजबूत है। वो 8वीं बार वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसको इस संदर्भ में देखना शायद ज्यादा ठीक होगा कि आज वहां पर अजीत दादा पवार को ऐसा महसूस होता है कि वो बेहतर तरीके से चुनाव का प्रबंधन वहां कर सकते हैं। तो फिर क्यों अनावश्यक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वहां बुलाकर और उसको हमारे दूसरे ठीक है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी के हैं, और संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास हम आएंगे। क्या
जिस तरह से बटोगे तो कटोगे, सबने समर्थन दे दिया अपने तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से, यानी कि शिंदे गुट की तरफ से दे दिया गया, बीजेपी तो इसके पक्ष में है, एक है तो सेफ है। लेकिन अजीत पवार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि एक है तो सेफ है नारा सही है, लेकिन बटोगे तो कटोगे इस नारा बिल्कुल सही नहीं है। जहां इंडी गठबंधन इसका आलोचना इसकी कर रही है, तो वहीं अजीत पवार भी करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खिसके नहीं। तो क्या ये माने कि अजीत पवार एक अलग राह पे जाते हुए नजर आ रहे हैं? आने वाले दिनों में क्या देखा जाएगा? बीजेपी कैसे देखती है इसे? नहीं किरण जी, एकदम नहीं, अलग राह पे जाते एकदम नहीं दिख रहे हैं। स्वतंत्र है व्यक्ति इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन जब राजनीतिक समर होता है तो ये कोई नई बातें इस प्रकार की नहीं छूट रही हैं। आपने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी को न आने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने तो नहीं सुना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हो, लेकिन बृजमोहन जी ने उसका खंडन किया। अब अगर कांग्रेस इस पे तंज कस रही है, खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा है वहां उनकी जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए वो बैठे हुए भी हैं, बोलेंगे उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने एक लॉजिकल आंसर दिया उसका। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2017 के चुनाव में पंजाब में चुनाव था और उस समय वहां के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। उन्होंने तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे दिशाओं से बोल दिया था कि भैया राहुल जी आप मत आइएगा, मैं अकेले ही संभाल लूंगा, और वो संभाल के ले भी आए। उस समय वो कांग्रेस के नेता थे और वो चुनाव जीते भी वहां पे। तो अगर कांग्रेस इस प्रकार के वक्तव्य कर रही है तो देखिए बड़ी पुरानी पार्टी है, शायद कोई है नहीं कांग्रेस का, अन्यथा मैं और थोड़ा सा उग्र हो जाता और कहता कि भाई आप जो है ना खो चुके हैं आधार को अपने, आप थोड़ा एक बार आईना देख लिया करिए, थोड़ा रिकॉर्ड चेक कर लिया करिए। नहीं तो पता लगता है कि आप सोचते हैं कि आप एक स्टेटमेंट मारेंगे अपने फायदे के लिए और वो बैकफायर हो जाता है। तो कांग्रेस सेल्फ गोल मारने में काफी माहिर पार्टी हो गई है बीते 10-11 वर्षों से। तो उसके बाद से वो सेल्फ गोल मारे जा रहे हैं। अब इस समय चूंकि महाराष्ट्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र में पड़ती है, तो वो आवश्यक हो जाता है कि सब लोग अपने सारे तीर तर्कस के सारे महत्वपूर्ण तीर निकाल लें। तो विरोधी जो हैं इस समय प्रगति की राह में, देखिए विपक्ष हमेशा जो है, भारत का विपक्ष प्रगति की राह में पता नहीं क्यों अपने आप को बाधा मान के ही अच्छा महसूस करता है। तो उनको फील गुड जो फैक्टर है, प्रदीप जी बात अजीत पवार पे हो रही है उनकी, आप कहां इंडी गठबंधन पे जा रहे हैं? तो आपके महायुति गठबंधन की बात हो रही है कि देखिए वहां पर कितनी खटास उठापटक जो है, क्योंकि नवाब मलिक को आप लोग उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन अजीत पवार ने उनको टिकट दे दिया है। नवाब मलिक ने तो यहां तक एक इंटरव्यू में ये कहा, वैसे निजी दूसरे इस पे क्या NIA के में उन्होंने ये बयान दिया था कि पानी पर लाठी मार दो तो पानी अलग नहीं होता। जब उनसे पूछा गया था कि क्या चुनाव के बाद अगर रिजल्ट आ जाए तो क्या अजीत पवार शरद पवार के साथ जा सकते हैं, और ऐसे कई बयान सामने आ चुके हैं, आप भी इसे किनारा नहीं कर सकते हैं सर? आप जी इसमें मेरे को बोलना था। बिल्कुल बृजमोहन जी आपके पास मैं आऊंगी जी, बोलिए प्रदीप जी। जी महायुति जब इस तरह की बात आई थी, उसके बाद के स्टेटमेंट को पता नहीं क्यों भुला दिया जाता है या उसको साइड कर दिया जाता है या उसको एडिट कर दिया जाता है। देखिए हमारे महायुति के गठबंधन में कोई दरार नहीं है। हाँ, न्यूज बनती है कि अच्छा दरार हो गई या चिटक पड़ गई, तो वो थोड़ी देर के लिए न्यूज जरूर बन जाती है कि हाँ ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे इस समय हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और एक ही लक्ष्य है, महाराष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाने के लिए महायुति के गठबंधन के सारे जो घटक दल हैं वो इन छोटे मोटे समाचारों से या छोटे मोटे आरोपों से घबराते नहीं हैं। अब निश्चित तौर पे एक बड़ा गठबंधन है, 2 पार्टियां हो गई, 4 पार्टियां हो गई, फिर उसके बाद तो देखिए जब लोग ज्यादा होंगे तो ठनक तो होगी ही, खबरें बनेंगी भी, तो अच्छा है खबरें बनते रहने दीजिए और चुनाव के बाद सारी चीजें और हालांकि हमेशा ही स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है, आशीष सेलार ने कह दिया नवाब मलिक के समर्थन में प्रचार नहीं किया जाएगा। नवाब मलिक ने भी ये कह दिया है कि देखिए मैं तो अजीत पवार के गुट से हूं और उसी से चुनावी मैदान में हूं, और जो बाकी है मेरे साथ वो नहीं है बिल्कुल, यानी कि बीजेपी नहीं है, शिंदे गुट नहीं है मेरे साथ। मतलब ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट है। नहीं ठीक है, आशीष सेलार जी ने बहुत पहले ही कह दिया था। जी बिल्कुल, मैं बहुत पहले की कोर्ट को उठा करके कह रही हूं। लेकिन आप क्या इसको एक दूसरे पक्ष से देख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा लोकतंत्र है जहां पे कि एक गठबंधन में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है, वो स्वतंत्र है अपनी बात को कहने के लिए, और हम इसमें सामंजस्य स्थापित करके ले चल रहे हैं। अगर हमारे सामंजस्य से अगर किसी को परेशानी हो, हम जनता को ध्यान में रख करके, महाराष्ट्र के विकास को ध्यान में रख करके हम आपसी सामंजस्य थोड़ी बहुत ऊंच नीच अगर सामंजस्य स्थापित करके ले चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उनका विरोध करना स्वाभाविक और लाजमी है। ठीक है प्रदीप जी, बृजमोहन जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, फिर मैं संजीव जी के पास चलूंगी। नहीं बृजमोहन जी अनम्यूट करिएगा जी। हाँ
मैं आदरणीय नवाब मलिक साहब के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय नवाब मलिक साहब को हम लोगों ने टिकट जरूर दिया है, वो हमारे प्रत्याशी है और हम लोग उनका चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को बहुत पहले ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप नवाब मलिक साहब को टिकट देंगे तो हम उनका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। इसको हम लोगों ने स्वीकार किया। यही हमारे गठबंधन की, एनडीए के गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि यहाँ हम लोग खुल के आपस में एक दूसरे से बात करते हैं और हम लोग सह अस्तित्व के सिद्धांत पे काम करते हैं। हमको मालूम है कि हम लोगों का एक दूसरे का अस्तित्व एक दूसरे की विचारधारा के मर्जर से नहीं है, एक दूसरे की विचारधारा को साथ लेकर चलने से। तो मैं सोचता हूं कि इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई भी लेश मात्र हमारे गठबंधन में इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है। और नवाब मलिक साहब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि बीजेपी उनके लिए काम नहीं करेगी, इसलिए हमने बीजेपी के किसी भी आदरणीय नेता से ये नहीं कहा कि आप नवाब मलिक साहब के लिए काम करिए। ठीक है, हम जानते हैं इस बात को। ठीक है संजीव जी, आपके पास हम आएंगे। क्या आप अजीत पवार को एक तरह से किंग मेकर के रोल में देख रहे हैं आने वाले समय में? क्योंकि कहीं पर भी जा सकते हैं, ऐसे कयास अब तक लग रहे हैं, क्योंकि जैसे उनकी बयानबाजी पार्टी लाइन से हटके, यानी कि महायुति के पार्टी लाइन से हट करके जो है वो बयान सामने आ रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। ऐसे हम बीजेपी और अगर शिंदे गुट को देखें तो वो हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो लग रहा है ऐसा कुछ है, संभावना है? किरण, राजनीति में कौन कब किधर जाएगा ये कहा नहीं जा सकता, इसकी गारंटी भी कोई नहीं लेता। लेकिन सच बात यह है कि अभी की जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सारे लोग अपने जगह पे तटस्थ है। एनसीपी 2 भागों में बटी और 2 भागों में सबसे बड़े भाग का नेतृत्व भी अभी के वक्त में अजीत पवार जी कर रहे हैं। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है उस साख को बचाए रखना जिस साख के आधार पर उन्होंने बड़े धड़े का नेतृत्व किया है। और ये सारी गलतफहमी और कंफ्यूजन इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि अजीत पवार जी को इस बात की जानकारी है कि बगैर शरद पवार के चेहरे के वो पुनः अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे और ये कंफ्यूजन पैदा करने की एक कोशिश भर है। उनको तो ये पता है स्ट्रैटेजी है, आप मान रहे हैं एक स्ट्रैटेजी की तरह सब कुछ हो रहा है। ये रणनीति है ये कि लोगों के बीच में किस तरह से कंफ्यूजन पैदा किया जाए और ये बात एहसास कराया जाए कि हम इधर से कम नहीं उधर ज्यादा झुकाव रखते हैं और उनके पुराने जो वोटर हैं और वोट बैंक है उनको अपने पाले में लाने की कोशिश भी है। इसी की लड़ाई है एक तरह से। बार बार क्योंकि शरद पवार जी के गुट की तरफ से भी जिस तरह से याचिका लगाई गई थी, बार बार ये कहा गया कि आप यदि किसी वीडियो की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि आप दोनों यहाँ अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं, आप जाइए लोगों के बीच में जाइए और लोगों को अपने नीतियों के बारे में बताइए, वहां लोगों को अपने तरफ लुभाइए। इस तरह की बातें ना करें आप, क्योंकि सब जानते हैं कि 2 धड़ों में बट गए हैं। अब लाख आपके प्रति मन में सम्मान है तो वो सम्मान यदि है, यदि पार्टी ही आपने तोड़ के अलग पार्टी बना ली तो सम्मान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना यही है चूंकि उनके वोट बैंक जो है वो यही सोचते हैं, उनका आधार यही है कि शरद पवार जी को छोड़ के उनको दरकिनार करके वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे। कंफ्यूजन है एक बनाने की कोशिश है जानबूझ करके। नहीं तो संजीव जी फिर माने ना कि चुनाव के बाद समीकरण बदल सकते हैं, तो फिर मान लेना इस बात को। अगर वो अपने आधार को ही नहीं बना पाएंगे, अपनी राजनीतिक पटल को मजबूत नहीं कर पाएंगे तो फिर फायदा क्या है उनसे अलग होकर के? तो संभवतः हो सकता है कि अजीत पवार जिस तरह से इससे पहले आलोक जी ने भी कहा कि अस्थिरता सी है, उनके मन में एक डर सा है और इसी वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब ये माने ना कि चुनाव के बाद हो सकता है कि जैसे ही परिणाम आए समीकरण बदल जाए। अब तो क्या कहा जाए, हमने देखा इससे पहले के चुनाव में हमने देखा कि 2 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ी और बाद में यदि सहमति नहीं बनी और एक दूसरे पर आरोप करके दोनों अलग हो गए थे। तो चुनाव बाद में मैंने कहा कि सिद्धांतों की राजनीति नहीं है, संख्याओं की राजनीति है। संख्याओं की कमी होगी, कहीं से कोई तोड़ मोड़ की बात होगी, आपका अस्तित्व यदि खतरे में दिखाई देगा तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति कुछ नहीं रहेगी। आपको अपने आप को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो ये सारे विकल्प इलेक्शन के बाद में है, लेकिन अभी के वक्त में दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने जगह पर ये एक रणनीति का हिस्सा है और उसी के आधार पर ये चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अभी वो एहसास करा रहे हैं कि हम चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसा उपक्रम है कि आपको लगे महायुति में रहते हुए भी वो अपने ताकत का एहसास कर रहे हैं और अपने ताकत को बढ़ाने के लिए शरद पवार जी का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राजनीति में जिस तरह से अगर मैं ये कहूँ नवाब मलिक जिनको लेकर के जो है अजीत पवार ने उनको उम्मीदवार भी बनाया, जबकि विरोध भी इसका काफी ज्यादा जो है पुरजोर तरीके से किया गया था बीजेपी की तरफ से और शिंदे गुट की तरफ से आपसे, क्योंकि नवाब मलिक ने ये बात जरूर कही, इस बात को माना कि वो एक किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। तो महायुति में रहते हुए किंग मेकर की तो बात नहीं आती, या ये माने जो संख्या की बात आप कर रहे हैं कि संख्या अगर कम हो जाए तो संभवतः चीजें बदलेंगी, क्योंकि उन्होंने नवाब मलिक ने इतना बड़ा बयान दे दिया, कहा है।
हाँ, निश्चित तौर पे, इसीलिए मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और अपने अपने जगह पे रहते हुए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है। अब कल यदि हम ही खतरे में पड़ जाए तो निश्चित तौर पे हमें उस समय की स्थितियों और समीकरणों के आधार पर डिसीजन लेना होगा, और उसी तरह से अजित पवार जी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक स्टडी का हिस्सा है। ठीक है ब्रजमोहन जी, इस पर थोड़ा सा आप भी गौर फरमाइएगा, बताइएगा कि क्या नवाब मलिक ने जो बात यहां पर कही है कि किंग मेकर की भूमिका में अजीत पवार रहेंगे, तो आने वाले वक्त में हम समीकरण बदला हुआ देख सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि महायुति में उनकी राजनीति उतनी मजबूत नहीं हो रही है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि शरद पवार और जनता के ही ऊपर हम छोड़ेंगे कि उनका वारिस कौन होगा, क्योंकि शरद पवार ने देखिए अभी संन्यास लेने की बात भी कह डाली। किरण जी, देखिए कि आदरणीय नवाब मलिक साहब ने जो कहा वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। हमारे पार्टी के लगभग 60 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो वो वहां पर अगर अपनी कोई बात कहते हैं तो उसको हमारी पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान नहीं माना जा सकता। मैं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं कि इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य, हम लोग तो ये मान के चलते कि महाराष्ट्र में 3 किंग मेकर हैं। एक 3 किंग मेकर में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, आदरणीय अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस साहब है। ये तीनों मिलकर तय करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर आने वाली राजनीति में महाराष्ट्र के लिए क्या बेहतर होगा, क्या उनको करना चाहिए। इसका जिक्र आदरणीय अमित शाह साहब ने भी 2 रोज पहले मुंबई में ही किया है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब चूंकि आदरणीय नवाब मलिक साहब बहुत सम्मान करते हैं आदरणीय अजीत दादा पवार का, उनके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा एक भावनात्मक संबंध भी है, तो उससे उन्होंने प्रेरित होकर अगर इस बात को कहा है तो मैं सोचता हूं कि उसको पार्टी का आप अधिकृत बयान ना मानते हुए ये मानिए कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, जो कि चुनाव में है, उन्होंने अपनी बात कही है, इसको उतना ही देखा जाए तो शायद ठीक होगा। तो कितना देखा जाए, जनता कैसे समझेगी कि हम कितना देखें इसको? नहीं, मैंने बताया कितना ना, देखा जाए, सीधी सी बात है ना। आप कह रहे हैं वरिष्ठ नेता भी हैं, आपने बीजेपी से अलग जा करके जो है उन्हें चुनावी मैदान में भी उतार दिया। आपने कहा कि ठीक है, बीजेपी ने ये कह दिया कि हम उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, आप फिर भी नवाब मलिक के साथ रहे। अब जब बयान आ रहा है तो आप पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है या देखिए किरण जी, मैं किरण जी इस बात को भी स्पष्ट करता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता पे विश्वास करती है, और यही कारण था कि आदरणीय अजीत दादा पवार ने यह कहा था कि हम जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उसका 10% हम अल्पसंख्यकों को देंगे। हम लोगों ने 5 सीटें अपने अल्पसंख्यक साथियों को दी है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो बहुत ही स्पष्ट है। उस मामले में हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई समझौता, अपनी विचारधारा पे हम लोग कोई समझौता नहीं किया है। ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग गठबंधन के सक्रिय सदस्यों में से एक है, और हम लोगों का ये पूरा विश्वास है कि देश के इस विकास के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व तो सबसे बेहतर है। इसलिए हम साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हम साथ खड़े हैं। ठीक है आलोक जी, इसे कैसे देखें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व सबसे बेहतर है, लेकिन विचारधारा हमारी अलग अलग है, फिर भी हम गठबंधन में चुनावी मैदान में हैं। कैसे देखा जाएगा इसको आने वाले दिनों में? जनता इसको कैसे देखेगी, ये जो 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं? क्योंकि आप अलग से बयानबाजी करते हैं, आप पार्टी से अलग हट करके अपने काम करते हैं और उसके बाद कहते हैं तब भी हम साथ में हैं। ये बात तो, ये आरोप तो ऑलवेज कांग्रेस पे लगता रहा है ना कि पार्टी में होते हुए भी आप साथ नहीं होते हैं, और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। कांग्रेस भी इसको लेकर के चुटकी ले रही है। उन्होंने कह दिया देखिए इनके बीच में भी अब खटाखटक जो है, खटास जो है वो शुरू हो गई है। देखिए किरण जी, अजीत पवार ने जिस तरीके से शरद पवार जी के छवि का इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उससे निश्चित तौर पर जनता में एक गलत मैसेज गया है। जिस दल को आपने तोड़ा, जिसका आपने सिंबल छीना, आप ठीक है अध्यक्ष का फोटो लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता इसको किस तरीके से आकेगी? क्या आप उनके साथ हैं? जाइए उधर, अगर नहीं है अलग रहिए। फिर शरद पवार जी का नाम क्यों ले रहे हैं, या उनकी छवि का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जिस दल को आपने तोड़ा, जिसका सिंबल छीना, सब कुछ आपने उसके खिलाफ किया, तो नेचुरली आपने शरद पवार के खिलाफ सारा काम किया। और आज आप फिर उन्हीं को अपना गुरु मानकर, राजनीतिक गुरु या जो भी कहिए, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इससे जनता में जो मैसेज जाएगा वो ठीक नहीं जाएगा। कम से कम चुनाव के वक्त इस तरीके का मैसेज जाने से ये स्टेबलाइजेशन की। ठीक है, इसका जवाब प्रदीप जी आप भी दीजिए। ब्रजमोहन जी आपसे भी ये सवाल करूंगी कि इसका क्या मैसेज जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि अब आप अपने पैर पे खुद खड़े हो जाइए। आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं किरण जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी के किसी भी
बड़े नेता ने ऐसा नहीं किया है। कई स्तर पर कार्यकर्ताओं का अपनी भूमिका होती है और कई बार लोग पुराने फोटो पुराने उनका उपयोग कर लेते हैं। हम लोग इसकी जांच करा रहे हैं और हमारा बहुत ही स्पष्ट सोचना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके उनके एक एक शब्द का पालन हो। हम लोग इसको देखेंगे, अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसको हम पूरी तौर से दूर करेंगे। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ना तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना है और ना ही आदरणीय शरद पवार जी के फोटो के उपयोग करने का। ठीक है प्रदीप जी, इसका जवाब आप भी दीजिएगा। ये देखिए, अभी बृजमोहन जी ने जो बात कही उसको ध्यान में रखते हुए, जब इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये कोई एक बार की पहली बार की चुनावी व्यवस्था में ये स्थिति नहीं उत्पन्न हुई, इसके पहले भी ऐसी कई स्थितियां हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली तो जनता के विकास के या महाराष्ट्र के विकास की बात तीनों ही घटक दल कर रहे हैं। तो जनता जो है ना, ये आखिरी मोमेंट के 11th आवर के पैंतरों को भी समझ जाती है। पैंतरे से इन टर्म्स की इस तरह की भूल चूक हो सकती है और अल्टीमेट तो हमें जनता को मैसेज कन्वे करना है। हमारा मैसेज कन्वे हो गया, बाकी विपक्षी दल या विपक्षी दल या एनालिसिस करने वाले लोग किस कंक्लूजन को लेके जाते हैं, इससे हमारा कार्यकर्ता भ्रमित नहीं होता है। चुनाव के समय में एक ही गोल, एक ही टारगेट होता है कि अपने थॉट प्रोसेस को जनता के बीच पहुंचा करके उनको कन्विंस किया जाए, उनके निर्णय लेने की स्थिति को और क्लियर किया जाए। उसमें हम सफल होते दिख रहे हैं। बाकी विपक्ष और ये एनालिसिस चलती रहती है, ये हमारा अधिकार और कर्तव्य भी है। विपक्ष की बात नहीं है ना सर, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, उसके आधार पर बृजमोहन जी ने देखिए उन्होंने बात भी स्पष्ट कर दी ना कि अपने पैर पे खड़े हो। ठीक है, कोई पेनलाइज तो नहीं किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। अगर पेनल्टी लगती या कुछ इस तरह की बात होती तो शायद चर्चा का विषय कुछ और होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारी में ऑब्जर्वेशन, या आदरणीय न्यायालय जो है अपने ऑब्जर्वेशन देता है। ऑब्जर्वेशन देने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, उनको जो है दोषी मान करके खड़ा किया जाए। दोषी नहीं माना जा रहा, लेकिन ये तो कहा जा रहा है ना कि इससे जनता में मैसेज किया जाएगा। संजीव जी भी कुछ कहना चाहते हैं और आलोक जी भी। संजीव जी, आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आलोक जी के पास आ रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ किरण कि 36 सीटों पे सीधे शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट का दोनों का आमना सामना है। 36 सीटों पर सीधे टक्कर। बिल्कुल, हाँ। अब जहां 36 सीटों पे आप सीधे टक्कर ले रहे हो, वहीं पे उस पार्टी के मुखिया की तस्वीर लगा रहे हो, वीडियो लगा रहे हो, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप जनता को गुमराही तो कर रहे हैं ना। यही तो आरोप है कि आप जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं, या उनके तस्वीरों को लगा करके अपनी तरफ ये खींचने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ये पारिवारिक मसला है, सारी चीजें दुरुस्त हो गई हैं, हम और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति क्यों आई? ये कंफ्यूजन पैदा करने की स्थिति तब आई जब अपने आप को आप कमजोर रखते हैं। आपको लगता है कि उनके छवि के बगैर हम 2 कदम आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है आलोक जी, आप अपनी बात को रखिए, उसके बाद मैं बृजमोहन जी के पास चलती हूँ। देखिए, प्रदीप जी ने बड़ी साफगोई से कहा है कि भूल चूक हो जाती है और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और इस संभावनाओं में मैसेज क्या जाता है उस पर बहुत सी चीजें, राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। तो जो ये मैसेज चला गया, द डैमेज हैज बीन डन, अब उसको आप किसी भी तरीके से विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 36 सीटों पे, वो तो नहीं होगा। जो संजीव जी ने कहा कि इस राजनीतिक में मैसेज क्या जा रहा है, इस पर जनता फैसला लेती है। ठीक है बृजमोहन जी, क्लियर कट मैसेज दे दिया कि शरद पवार के बगैर हम नहीं आगे एक कदम बढ़ सकते हैं, और वो मैसेज चला गया है। अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है उस पर वो क्या डिसीजन लेते। ठीक है बृजमोहन जी, एक तो ऐसे ही डेंट लग गया जब आपने वहां पर इस्तेमाल किया शरद पवार जी के चित्र का और पिक्चर का, और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डेंट पे कहे तो हथौड़ा और है। कैसे इस डेंट को ठीक करेंगे? किरण जी, मैं एक बात बताऊं कि देखिए, महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, 288 सीटें हैं और हमारे लगभग 60 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार ये साजिश दूसरे पक्ष के द्वारा भी की जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र में जहां पर वो लोग कमजोर हैं, कोर्ट में गया था ना, तो आप वहां पर प्रूफ रखते नहीं, कोर्ट में तो रखा ना, तभी तो कोर्ट ने इस बात को कहा है। तभी कोर्ट ने कहा, हमारे वकीलों ने भी वहां पे इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर किसी एक कार्यकर्ता ने, या इसके पीछे एक लंबी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये नहीं समझ में आया, ये कोई नहीं बता पाया कि ये हरकत की किसने है। अब चूंकि उसमें फोटो का उपयोग हुआ है, एक पक्ष बोल रहा है कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें जो दूसरा पक्ष है, जो वहां पे पराजय महसूस कर रहा है, सर आपकी पार्टी की छवि खराब की जा रही है, वहां पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पिक्चर लगाए जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है। चलिए आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिए। नहीं, अगर ऐसी बात है तो दादा अजीत पवार एक बयान दे दें कि हम शरद पवार के साथ नहीं है।
हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, पब्लिकली इस बात को कह दें, खत्म हो जाएगी सारी बात। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 6 महीने तक बहस के उपरांत ये फैसला हुआ है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम उनके पास है, जिसके अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार है और जिसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल साहब है। अब इसको अलग से कहने की क्या जरूरत? मैं हो रही है, आप बयान दे रहे हैं उससे हमें मैं प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस बात को कह रहा हूं। तो मैं सोचता हूं मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। जब मैं किसी बात को कह रहा हूं तो ये मैं पार्टी का ही पक्ष रख रहा हूं। मैं आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का ही पक्ष रख रहा हूं। ये कोई मेरा पक्ष नहीं है, तो इसके लिए अलग से आकर उनको कहने की जरूरत शायद नहीं है। और अगर ऐसा लगेगा तो वो बात भी हो जाएगी, उस पर क्या बात है। हम लोग किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट के एक एक शब्द का अक्षरशः पालन करेंगे, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक है, कह दीजिए राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि हमें शरद पवार से कोई लेना देना नहीं है और आने वाले दिनों में हम नहीं जाएंगे, पार्टी नहीं बदलेंगे। मैं इसको स्पष्ट करता हूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसका की चुनाव चिन्ह घड़ी है, इसका किसी भी देश के किसी दूसरे और राजनीतिक दल से हमारे गठबंधन के अलावा कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। हम महायुति के अभिन्न अंग हैं और हम लोग एनडीए में काम कर रहे हैं। जो भी हमारा गठबंधन है वो एनडीए के साथ है, एनडीए के अलावा हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं। एक महत्वपूर्ण सवाल प्रदीप जी से पूछ लेने दीजिए, वक्त की कमी है, फिर उसके बाद संजीव जी के पास चलूंगी। प्रदीप जी, अगर मान लीजिए आने वाले वक्त में, वैसे तो कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, संभवतः अगर यही स्थिति बन जाती है अजीत पवार के सामने में कि महाविकास अघाड़ी जो है अगर सत्ता बनाने में सिर्फ कुछ नंबर्स पीछे रह जाती है, तो क्या अजीत पवार को रोकने के लिए, या वो उस दल में शामिल नहीं होंगे, रोकने के लिए आप लोग उनको सीएम भी बना सकते हैं? देखिए, आपने खुद ही कहा कि संभावनाओं का खेल है। तो जो गठबंधन के प्रमुख घटक हैं या प्रमुख लोग हैं जो नीति निर्धारित करते हैं, ये तो जब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल हम क्यों सोचें या हम नेगेटिविटी पे क्यों जाएं? हमारी संभावनाएं सबसे प्रबल हैं, हमारे कार्यकर्ता सबसे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस या दूसरे जो महाअघाड़ी है, महाराष्ट्र की जनता ने उनको झेला, वो भी तब जब विपत्ति काल चल रहा था, पूरे विश्व में परेशानी थी, पेंडेमिक काल में किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी नाथ जी ने 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य को किस तरह से हैंडल किया, तो ये जनता देख समझ रही है। जनता अपने हित को ध्यान में रख करके ही वोट देती है। तो इससे कंक्लूजन एकदम से क्लियर है कि जो आपने मतलब आपके प्रश्न में वो संभावना वाली बात थी, तो महाराष्ट्र संभावना तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से चीजें नहीं बना रही हूँ ना, वो प्लानिंग वो योजना जो है वो तो आप लोग और आला कमान मिलकर के बना रहे, तो आपको ज्यादा पता होगा। तो मेरे तरफ से शब्दों का इस्तेमाल सही है। आप बताइए संभावना में कितनी ज्यादा संभावना दिख रही है, परसेंटेज क्या देंगे? नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के पीछे महाराष्ट्र में आप देखें तो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में हमने महत्वपूर्ण हम घटक रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, अभी केवल देवेंद्र जी जो थे, उसके बाद से क्या बाकियों को नहीं बनाया गया या अवसर नहीं दिया गया, या हमने संभावनाओं से अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखा। लेकिन हम उस संभावना के रास्ते में जाएंगे ही नहीं, उस गली में हमें जाना ही नहीं है जिस गली में हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारी सरकार बन रही है, वहां पे महायुति की सरकार बन रही है और हमारे कॉम्बिनेशन से अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये चर्चा मात्र इसलिए हो रही है। चलिए, आने वाले दिनों में बस ये देखना होगा कि अजीत पवार के दिए गए बयान और किए गए कार्य कहीं डेंट ना पहुंचाए महायुति को, वो तो देखने वाली बात। संजीव जी, आपसे हम चाहेंगे लास्ट कमेंट जल्दी से दे दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। देखिए, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तभी तक शांत रहती है, चुप रहती है, झुकती है, जब तक उसे लगता है कि सामने वाले की मुझे जरूरत है और उसके बगैर हम 2 कदम आगे नहीं चलेंगे। बड़े भाई होने के बावजूद यदि छोटे भाई को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर यदि वो स्थापित करती है, तो निश्चित तौर पर आप ये ऐसा नहीं है कि आप और विपक्षी पार्टियां इस मजबूरी को नहीं समझ पा रही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।